हेलो स्टूडेंट्स, तो आज की इस वीडियो में हम लोग थर्मोडायनामिक्स के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो जेईई मेंस और एडवांस में पूछे गए हैं उनमें से कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन 2019 में जेईई मेंस में 9 जनवरी को सेकंड शिफ्ट में पूछा गया था। इस क्वेश्चन में वो बोल रहा है कि अगर 1 kg ऑफ आइस जो कि 273 केल्विन में है वो वाटर वेपर्स में चेंज हो रहा है और 383 केल्विन पे, ठीक है, मतलब कि 383 केल्विन तक उसको हम लेके गए और तब वो वाटर वेपर्स में चेंज हो गया। अब इस पूरे प्रोसेस में एंट्रोपी चेंज क्या होगा हमें वो बताना है। मतलब कि 273 केल्विन पे जो आइस ली थी हमने 1 kg आइस, ठीक है, उसको हमने वाटर वेपर यानी कि गैसियस स्टेट में कन्वर्ट करना है और टेम्परेचर को लेके जाना है 383 केल्विन तक। और इस पूरे प्रोसेस में जो ओवरऑल एंट्रोपी चेंज हो रहा है हमें वो बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, स्टेप वाइज देखते हैं कि यहाँ पे किस तरीके से ये आइस वाटर वेपर में कन्वर्ट होगी, कौन कौन से प्रोसेसेस यहाँ पे हो रहे हैं, क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं। हम क्या करेंगे, अलग अलग जो प्रोसेसेस हो रहे हैं उनकी अलग अलग एंट्रोपी निकालेंगे। फिर ओवरऑल एंट्रोपी चेंज निकालने के लिए हम सारी एंट्रोपीज को ऐड कर देंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि यहाँ पे कौन से प्रोसेसेस यहाँ पे हो रहे हैं, ठीक है। तो हमारे पास क्या प्रेजेंट है, हमारे पास आइस प्रेजेंट है, ठीक है। कितनी आइस है, 1 kg आइस है और इसका टेम्परेचर है 273 केल्विन, ठीक है। हमें क्या करना है, वाटर वेपर्स में कन्वर्ट करना है इस आइस को, मतलब कि गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट करना है वाटर वेपर्स में और टेम्परेचर लेके जाना है 383 केल्विन पे। अब डायरेक्टली ऐसा नहीं हो सकता कि वो डायरेक्टली हमने क्या किया, हीट कर दिया और ये इसमें कन्वर्ट हो गई। कुछ स्टेप्स में रिएक्शन हो रही होगी। पहले ये जो सॉलिड है, सॉलिड वाटर है, यानी कि जो आइस है वो लिक्विड में जाएगी और उसके बाद लिक्विड से गैसियस फॉर्म में जाएगी। तो यानी कि स्टेप वाइज कुछ यहाँ पे हो रहा है, वही स्टेप हमें यहाँ पे लिखने हैं। तो सबसे पहले 273 केल्विन पे, मतलब 0 डिग्री सेल्सियस पे, कि जो सॉलिड वाटर है, मतलब जो आइस है हमारे पास, वो किस में कन्वर्ट होगी, लिक्विड में, ठीक है। और अभी भी टेम्परेचर क्या है, 273 केल्विन भी है, ठीक है, क्योंकि 0 डिग्री सेल्सियस पे हम मान के चल रहे हैं, दोनों इक्विलिब्रियम पे होते हैं, ठीक है। तो एक टाइम पे क्या होगा, आइस जो होगी, जो सॉलिड वाटर होगा, वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। अब ये टेम्परेचर कितना है, 273 केल्विन, ठीक है। इस लिक्विड को वेपर्स में अगर हमें कन्वर्ट करना है तो पहले हमें टेम्परेचर को इंक्रीज करना पड़ेगा, कितना, 373 केल्विन, 100 डिग्री सेल्सियस तक लेके जाना पड़ेगा। यानी कि ये जो लिक्विड है इसका जो टेम्परेचर है वो हमें कितना इंक्रीज करना पड़ेगा, 373 केल्विन, ठीक है। 373 केल्विन टेम्परेचर हो गया, ठीक है। अब देखो हमने 100 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर पहुंचा दिया, ठीक है। अभी भी ये लिक्विड फॉर्म में ही होगा। अभी हमने क्या किया है, सिर्फ टेम्परेचर इंक्रीज किया है फ्रॉम 273 टू 373 केल्विन, ठीक है। अब टेम्परेचर इंक्रीज हो गया 373 केल्विन। अब 100 डिग्री सेल्सियस पहुंचने पर क्या होगा, ट्रांजिशन होगा, लिक्विड स्टेट से किस में जाएगा, वेपर फॉर्म में, ठीक है। तो नेक्स्ट क्या होगा, यहाँ पे 373 केल्विन पर ये लिक्विड जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वाटर वेपर की फॉर्म में, और टेम्परेचर अभी भी कितना होगा, 373 केल्विन। तो हमने आइस से इसको वाटर वेपर में कन्वर्ट तो कर दिया, लेकिन यहाँ पे जो टेम्परेचर है वो कितना है, 383 केल्विन। मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, अब फिर से टेम्परेचर इंक्रीज करना पड़ेगा, कितना, 383 केल्विन तक। यानी कि ये जो वाटर वेपर्स है उनका टेम्परेचर कितना होगा, 383 केल्विन। मतलब कि ये जो प्रोसेस था इसको हमने स्टेप्स में डिवाइड कर लिया। पहले हमारे पास आइस थी, आइस को हमने किस में कन्वर्ट किया, लिक्विड फॉर्म में, टेम्परेचर सेम था, ठीक है। 0 डिग्री सेल्सियस पर हमने दिखा दिया कि ट्रांजिशन हो रहा है फ्रॉम सॉलिड फेज टू लिक्विड फेज, ठीक है। उसके बाद हमें वेपर में कन्वर्ट करने के लिए टेम्परेचर चाहिए 383, तो 100 डिग्री सेल्सियस पे वाटर क्या हो जाएगा, वेपराइज हो जाएगा, ठीक है। तो 273 केल्विन से हमने टेम्परेचर दिखा दिया, 373 केल्विन तक टेम्परेचर रेज कर दिया। उसके बाद हमने इस टेम्परेचर पर फेज ट्रांजिशन दिखाया है फ्रॉम लिक्विड टू गैसियस स्टेट, ठीक है। उसके बाद हमें फाइनल टेम्परेचर चाहिए था 383 केल्विन, तो हमने फिर से टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया। अब इस पूरे प्रोसेस का हमें एंट्रोपी चेंज बताना है, ठीक है। तो अगर हम क्या करें, इन चारों स्टेप्स का अलग अलग एंट्रोपी चेंज निकाल ले तो ओवरऑल करके हमें क्या करना पड़ेगा, ओवरऑल को निकालने के लिए हम चारों स्टेप्स के एंट्रोपी चेंज को ऐड अप कर देंगे, ठीक है। तो हम मान लेते हैं ये फर्स्ट स्टेप है हमारा, ये सेकंड स्टेप है, ये थर्ड स्टेप है और ये फोर्थ स्टेप है, ठीक है। हमें ओवरऑल एंट्रोपी चेंज बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम देखें यहाँ पे क्या हो रहा है, टेम्परेचर सेम है, यहाँ पे फेज ट्रांजिशन हो रहा है, सॉलिड से लिक्विड फेज में ये जा रहा है, ठीक है, सॉलिड से लिक्विड फेज में जा रहा है। तो जब भी फेज ट्रांजिशन होता है उसके लिए जो हम एंट्रोपी चेंज डिफाइन करते हैं, जो एंट्रोपी चेंज होता है उसको हम लिखते हैं डेल्टा एस इज इक्वल टू डेल्टा एच अपॉन टी। अब यहाँ पे सॉलिड से लिक्विड फेज में जा रहा है तो इसको हम क्या लिखेंगे, डेल्टा एच ऑफ फ्यूजन एंथैल्पी ऑफ
फ्यूजन लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास डेल्टा S1 आ गया, डेल्टा H फ्यूजन डिवाइडेड बाय टेम्परेचर, ठीक है। तो हम डेल्टा S1 निकाल सकते हैं अगर हमारे पास डेल्टा H फ्यूजन गिवन है। तो क्वेश्चन में हमारे पास डेल्टा H फ्यूजन भी गिवन है, हीट ऑफ लिक्विड फ्यूजन, और वो कितना है 334 किलो जूल पर किलोग्राम। तो डेल्टा S1 कितना हो जाएगा 334 किलो जूल पर किलोग्राम डिवाइडेड बाय टेम्परेचर। टेम्परेचर यहाँ पे कितना है 273 केल्विन, तो 273, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप में जो एंट्रोपी चेंज आ रहा था हमने वो देख लिया। अब सेकंड स्टेप में देखो, सेकंड स्टेप में क्या हो रहा है, पहले टेम्परेचर था 273 केल्विन, टेम्परेचर इंक्रीज किया है कितना 373 केल्विन, ठीक है। तो इस स्टेप में हमें क्या बताना है, एंट्रोपी चेंज बताना है। तो यहाँ पे जो हम एंट्रोपी चेंज डिफाइन करते हैं, उस एंट्रोपी चेंज का फॉर्मूला क्या होता है, हीट कैपेसिटी ln ऑफ T2 बाय T1। जो मैंने अपनी लास्ट वीडियो थी मेरी थर्मोडायनेमिक्स की पार्ट 1 वाली, उसमें मैंने बताया था कि ये फॉर्मूला कहाँ से आया, ठीक है। तो यहाँ पे देखो T2 हमें पता है कितना है 373 केल्विन है, 373 केल्विन है। T1 हमें पता है कितना है 273 केल्विन है, 273 केल्विन है। और हीट कैपेसिटी देखो, हीट कैपेसिटी जो होती है वो लिक्विड वाटर की अलग होती है, आइस की अलग होती है और वाटर वेपर्स की अलग होती है, ठीक है। क्यों, क्योंकि देखो, क्योंकि लिक्विड में क्या होता है बहुत स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, तो उसकी हीट कैपेसिटी क्या होती है, ज्यादा होती है, और वो अप्रोक्सीमेटली होती है 4.2। यहाँ पे हमें गिवन भी है, जो स्पेसिफिक हीट हमें गिवन है लिक्विड की और वाटर वेपर की, लिक्विड की कितनी है 4.2 और वाटर वेपर की कितनी है 2 किलो जूल पर केल्विन पर किलोग्राम। यहाँ पे हमें स्पेसिफिक हीट गिवन है, ठीक है। स्पेसिफिक हीट क्या होती है, जो हम 1 kg के लिए डिफाइन करते हैं, ठीक है। और देखो यहाँ पे हमें स्पेसिफिक हीट गिवन है कितनी 4.2, जो कि लिक्विड के लिए है। T2 पता है, T1 पता है, तो हम इस डेल्टा S2 की वैल्यू इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, डेल्टा S2 भी आ जाएगा सेकंड स्टेप के लिए, ठीक है। अब थर्ड स्टेप पे चलते हैं। देखो थर्ड स्टेप में क्या हो रहा है, ये जो लिक्विड वाटर है ये किस में कन्वर्ट हो रहा है, गैसियस फेज में, मतलब फिर से फेज ट्रांजिशन हो रहा है, ठीक है। और टेम्परेचर सेम है, फेज ट्रांजिशन जो होता है वो तो कांस्टेंट टेम्परेचर पे ही होगा, ठीक है। तो फेज ट्रांजिशन हो रहा है यहाँ पे, तो इसके लिए जो हम डेल्टा S डिफाइन करेंगे, मतलब जो हम यहाँ पे डेल्टा S3 डिफाइन करेंगे वो क्या होगा, फिर से डेल्टा H/T। और अब यहाँ पे क्या हो रहा है, लिक्विड कन्वर्ट हो रहे हैं वेपर्स फेज में, यानी कि क्या होगा, वेपराइजेशन हो रहा है। तो इसको हम लिख सकते हैं डेल्टा H वेपराइजेशन डिवाइडेड बाय T, ठीक है, डेल्टा H वेपराइजेशन। अब हमारे पास डेल्टा H वेपराइजेशन, एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन भी गिवन है, कितनी गिवन है 2491 किलो जूल पर केजी, 2491, और यहाँ पे टेम्परेचर कितना है 373 केल्विन। तो हमारे पास थर्ड स्टेप की भी एंट्रोपी आ जाएगी, ठीक है। अब फोर्थ स्टेप बचा, क्योंकि हमारे पास क्वेश्चन में बोला था कि वाटर वेपर्स में कन्वर्ट कर रहे हैं, 383 केल्विन तक टेम्परेचर को लेके जा रहे हैं। तो अब जब हम ये वाटर वेपर में कन्वर्ट हो गया, तो हमें फिर से टेम्परेचर को इंक्रीज करना है कितना 383 केल्विन तक। तो फिर से यहाँ पे जो डेल्टा S4 होगा वो डेल्टा सेकेंड स्टेप के जैसा होगा, और वो कितना होगा C ln T2 बाई T1। अब देखो वाटर वेपर के लिए हीट कैपेसिटी अलग है, स्पेसिफिक हीट जो है वो अलग है, वो कितनी है 2 किलो जूल पर केल्विन पर किलोग्राम। तो ये कितनी हो जाएगी 2 ln ऑफ T2, T2 कितना है 383 डिवाइडेड बाय 373, ठीक है। तो डेल्टा S4 आ जाएगा, ठीक है। तो हमने क्या किया, चारों स्टेप्स के लिए अलग अलग जो एंट्रोपी चेंज आ रहा था वो कैलकुलेट कर लिया। हमने देखा कि कहाँ पे फेज ट्रांजिशन हो रहा है और कहाँ पे हम टेम्परेचर इंक्रीज हो रहे हैं, और टेम्परेचर इंक्रीज करने पर जो एंट्रोपी चेंज आ रहा है हमने वो निकाला, ठीक है। अब हमें बताना था इस प्रोसेस का पूरे का एंट्रोपी चेंज क्या होगा। तो अगर हम इस स्टेप वाइज एंट्रोपी चेंज को ऐड अप कर दे तो हमारे पास ओवरऑल एंट्रोपी चेंज आ जाएगा। तो आपको यही करना है। अब हमने केमिस्ट्री का काम कर लिया, बाकी सारा काम मैथ्स का है, आपको सॉल्व करना है और सभी के सभी एंट्रोपी चेंज को ऐड करना है। और यूनिट्स का यहाँ पे ध्यान रखना है। देखो जो हमसे एंट्रोपी चेंज यहाँ पे गिवन है वो किलो जूल पर ग्राम पर केजी पर केल्विन पे गिवन है, तो इसीलिए हमने यहाँ पे स्पेसिफिक हीट्स कंसीडर करी है जो कि हम पर्टिकुलर मास के लिए डिफाइन करते हैं, जो कि हम 1 kg के लिए डिफाइन करते हैं। तो यहाँ पे यूनिट चेंज कुछ भी नहीं करनी है आपको, सिंपल हमने क्या किया, फॉर्मूला लगाया जो हमारा फेज ट्रांजिशन के लिए होता है और टेम्परेचर चेंज करने पर जो एंट्रोपी चेंज होता है उसके लिए। तो आपको क्या करना है, इन चारों ही एंट्रोपी वैल्यूज को ऐड करनी है और आपके पास क्या आ जाएगा, ओवरऑल एंट्रोपी चेंज आ जाएगा। ये क्वेश्चन 2019 में जेईई मेंस में 9 जनवरी को सेकंड शिफ्ट में पूछा गया था। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, 2018 में जेईई मेंस में पूछा गया था। इस क्वेश्चन में वो बोल रहा है कि अगर हम लिक्विड बेंजीन की कंबशन कर रहे हैं, उसको बर्न कर रहे हैं, ठीक है, तो वो क्या देगा, CO2 गैस देगा और लिक्विड वाटर देगा।
ठीक है। अब हमें बोला है कि जो हीट ऑफ कंबशन है बेंजीन की कांस्टेंट वॉल्यूम पे वो इतनी है, ठीक है। हमें बताना है कांस्टेंट प्रेशर पे कितनी होगी, ठीक है। तो सबसे पहले हम कंबशन रिएक्शन लिख लेते हैं बेंजीन की, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये। कंबशन रिएक्शन क्या होगी बेंजीन की, इसको हम क्या करेंगे O2 के प्रेजेंस में बर्न करेंगे, तो ये क्या फॉर्म करेगा, CO2 गैस प्लस वाटर लिक्विड, ठीक है। तो जब हम इसको बैलेंस करेंगे तो इसकी बैलेंसिंग कुछ इस तरीके से होगी, 6 CO2 एंड 3 H2O, और यहाँ पे हो जाएगा 15/2 O2, ठीक है। हमारे पास क्वेश्चन में क्या गिवन है, हीट ऑफ कंबशन गिवन है हमें कांस्टेंट वॉल्यूम पे कितना, -3263.9 किलो जूल पर मोल, किलो जूल पर मोल गिवन है, ठीक है। हमें बताना है हीट ऑफ कंबशन कांस्टेंट प्रेशर पे क्या होगी, ठीक है। तो आपने एक बहुत सिंपल सी इक्वेशन पढ़ी हुई है कि जब भी कोई केमिकल चेंज, जब भी कंबशन की रिएक्शन होती है, कोई केमिकल चेंज होता है, तो उस केस में आप डेल्टा H को रिलेट करते हैं डेल्टा U से प्लस डेल्टा NgRT, इस तरीके से रिलेट करते हैं। अब डेल्टा H एंथैल्पी क्या होती है, ये होती है हीट ऑफ कंबशन एट कांस्टेंट प्रेशर, और यहाँ पे ये क्या होती है, इंटरनल एनर्जी, हीट ऑफ कंबशन एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो इस एक्सप्रेशन को हम इस तरीके से भी लिखते हैं कि QP इज इक्वल टू QV प्लस डेल्टा NgRT, ठीक है। अब हमारे पास क्वेश्चन में QV गिवन है, ठीक है, डेल्टा Ng हम निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे डेल्टा Ng क्या होगा, डेल्टा Ng होगा, प्रोडक्ट में कितने गैसियस मोल्स है हमारे पास 6, और रिएक्टेंट में कितने हैं 15/2, तो 6 - 15/2 ये हो जाएगा -1.5 के इक्वल, ठीक है। तो डेल्टा Ng भी आ गया हमारे पास कितना, -1.5। R की वैल्यू हमें पता होती है, टेम्परेचर हमें पता है 25 डिग्री सेल्सियस यानी कि 298 केल्विन, QP हम निकाल सकते हैं। लेकिन एक चीज यहाँ पे ध्यान रखना है, ये जो QV गिवन है ये किलो जूल्स पर मोल में है, ठीक है, किलो जूल्स पर मोल में है, ठीक है। और हमें क्वेश्चन में जो QP निकालना होगा वो भी किलो जूल पर मोल में निकालना है। लेकिन यहाँ पे जो R की वैल्यू हम लोग लेते हैं 8.314, वो जूल पर केल्विन पर मोल में होती है। तो हम क्या करेंगे, उसको 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पे इंटू 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्यों, क्योंकि जो R की वैल्यू होती है वो जूल पर केल्विन पर मोल में होती है, लेकिन हमें QV किलो जूल पर मोल में गिवन है और QP भी हमें किलो जूल पर मोल में निकालना है, तो इसलिए हम वहाँ पे क्या कर देंगे 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे एक छोटा सा यूनिट का ध्यान रखना है बस, और ज्यादा कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में, ठीक है। तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, ये क्वेश्चन 2017 में जेईई एडवांस में पूछा गया था, ठीक है। इस क्वेश्चन में वो क्या बोल रहा है कि स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी जो है वो फॉर्मेशन की कार्बन की और ग्रेफाइट की 298 केल्विन पे वो हमारे पास गिवन है। ग्रेफाइट की गिवन है 0 किलो जूल पर मोल और डायमंड की गिवन है 2.9, क्योंकि कार्बन जो होता है वो ग्रेफाइट की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, तो इसलिए उसकी जो डेल्टा G नॉट है वो क्या है, 0 है, ठीक है। स्टैंडर्ड का क्या मतलब है कि प्रेशर वहां पे क्या है 1 बार है, और सब्सटेंस क्या होना चाहिए उस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे प्योर होना चाहिए, ठीक है। अब हमसे क्या बोला है क्वेश्चन में कि जब ये कार्बन जो है ग्रेफाइट फॉर्म में है, ये डायमंड में कन्वर्ट हो रहा है, तो वॉल्यूम इतना रिड्यूस हो रहा है, मतलब कि जब कार्बन अपनी ग्रेफाइट फॉर्म से डायमंड फॉर्म में जा रहा है, तो यहाँ पे जो वॉल्यूम रिड्यूस हो रहा है वो कितना होगा, 2 × 10⁻⁻6 मीटर क्यूब पर मोल, इतना वॉल्यूम यहाँ पे रिड्यूस हो रहा है, ठीक है। तो हमें बताना है कि जब कार्बन ग्रेफाइट जो है वो कन्वर्ट होगा डायमंड में आइसोथर्मली, मतलब कि कांस्टेंट टेम्परेचर पे, ठीक है। जब कार्बन ग्रेफाइट फॉर्म में कन्वर्ट होगा आइसोथर्मली कांस्टेंट टेम्परेचर पे, तो इस टाइम पे जो प्रेशर होगा, इस टाइम पे जो इक्विलिब्रियम होगा, उस टाइम पे प्रेशर क्या होगा हमें ये बताना है। मतलब इस कन्वर्जन के लिए जो प्रेशर रिक्वायर्ड है, जब हम आइसोथर्मली कन्वर्ट कर रहे हैं तो हमें वो बताना है, ठीक है। हमारे पास क्वेश्चन में क्या गिवन है, हमारे पास जितना वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है वो गिवन है, और हमारे पास डेल्टा G गिवन है, ठीक है। तो एक रिलेशन होता है, आपने पढ़ा होगा डेल्टा G के बीच में और वॉल्यूम चेंज और प्रेशर के बीच में, वो रिलेशन क्या होगा, पहले हम वो देख लेते हैं कि वो रिलेशन कहाँ से आता है, ठीक है। क्वेश्चन में आपको सिंपल वो रिलेशन लगाना है, फिर भी मैं एक बार बता देती कि वो रिलेशन आता कहाँ से, ठीक है। तो आप सभी को पता है कि जो G होता है वो किसके इक्वल होता है, H - TS के इक्वल होता है, ठीक है, ये सब आपको पता होगा। और जो H होता है वो किसके इक्वल होता है, U + PV के इक्वल होता है, माइनस TS के इक्वल होता है, ठीक है। तो जब हम क्या करेंगे, डेरिवेटिव करेंगे पूरी इक्वेशन का, तो क्या हो जाएगा dG + du। जब PV का करेंगे तो क्या हो जाएगा d of PV, तो एक बार P का डिफरेंशिएशन होगा, एक बार V का होगा, तो क्या हो जाएगा प्लस PdV + VdP माइनस TS का क्या हो जाएगा माइनस TDS +
SDT। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास DG का एक्सप्रेशन हो जाएगा। ठीक है, अब आप सभी लोगों ने पढ़ा है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में कि जो du होता है वो किसके इक्वल होता है, dq प्लस tw, और dw क्या होता है माइनस pdv। यानी कि जो हमारा du होगा वो किसके इक्वल होगा, du प्लस pdv किसके इक्वल होगा, dq के इक्वल होगा। ठीक है, और dq आप सभी ने पढ़ा है कि ds क्या होता है, dq बाई t। ठीक है, तो dq किसके इक्वल हो जाएगा, tds के इक्वल हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे जो ये du प्लस pdv है इसको हम tds के साथ इक्वेट कर सकते हैं इस वाली टर्म को। ठीक है, तो यहाँ पे tds आ जाएगा और यहाँ माइनस tds है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, तो जो dg की वैल्यू होगी वो क्या होगी, tds माइनस tds, यानी कि क्या होगी vdp प्लस sdt। सिर्फ यही एक्सप्रेशन बचेगा हमारे पास। ठीक है, ये सभी एक्सप्रेशंस आपने पढ़े होंगे। ठीक है, मैं सिंपली भी यहाँ पे अप्लाई कर सकती थी, लेकिन मैंने यहाँ पे बताया आपको कि एक्सप्रेशन आता कहाँ से है। ठीक है, तो dg जो होगा वो किसके इक्वल होगा, vdp प्लस sdt। लेकिन देखो यहाँ पे जो ये कन्वर्जन हो रही है वो कैसे हो रही है, वो आइसोथर्मली हो रही है, मतलब कि कांस्टेंट टेम्परेचर पे हो रही है। अब आइसोथर्मली का क्या मतलब है कि चेंज इन टेम्परेचर क्या है, जीरो है। तो यहाँ पे जो dt की वैल्यू होगी वो तो जीरो ही हो जाएगी। ठीक है, तो जो dg होगा, dg क्या होगा, vdp इसके इक्वल हो जाएगा, किसके इक्वल हो जाएगा, vdp के इक्वल हो जाएगा। यानी कि जो यहाँ पे dg है वो किसके इक्वल है, vdp के इक्वल है। मतलब जो डेल्टा g होगा वो किसके इक्वल होगा, वो होगा v डेल्टा p के इक्वल। अब देखो यहाँ पे हमारे पास ये एक एक्सप्रेशन आया है कि जो डेल्टा g होता है वो किसके इक्वल होता है, v डेल्टा p के इक्वल होता है। ठीक है, तो हम देखते हैं दोनों केसेस के लिए, जब हमारा डायमंड है और जब ग्रेफाइट है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करते हैं और फिर दोनों इक्वेशंस को माइनस कर देते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, जो प्रेशर रिक्वायर्ड होगा चेंज के लिए वो आ जाएगा। अब कैसे वो देखते हैं हम लोग। ठीक है, तो हमारे पास एक छोटा सा एक्सप्रेशन आया। एक्सप्रेशन क्या आया कि डेल्टा जी इज इक्वल टू वी डेल्टा पी। ठीक है, अब हम मान लेते हैं इस डेल्टा जी को हम लिख सकते हैं जी माइनस जी नॉट, मतलब जो स्टैंडर्ड हमारे पास गिब्स फ्री एनर्जी होगी वो। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये डिफाइन करते हैं ग्रेफाइट के लिए। ठीक है, तो इस डेल्टा जी को लिखते हैं जी ऑफ ग्रेफाइट माइनस जी नॉट ऑफ ग्रेफाइट। ये किसके इक्वल हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ ग्रेफाइट इनटू डेल्टा पी के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, डेल्टा पी के इक्वल हो जाएगा जो प्रेशर का चेंज आ रहा है। इसी को ही हम क्या करते हैं, इस एक्सप्रेशन को डिफाइन करते हैं हम डायमंड के लिए। तो उसके लिए क्या एक्सप्रेशन होगा, गिब्स फ्री एनर्जी ऑफ डायमंड माइनस गिब्स फ्री एनर्जी ऑफ स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी ऑफ डायमंड। ये किसके इक्वल होगा, वॉल्यूम ऑफ डायमंड इनटू डेल्टा पी के इक्वल होगा। ठीक है, इस तरीके से इसको हम लिख सकते हैं। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है और ये हमारी सेकंड इक्वेशन है, तो हम दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। सब्ट्रैक्ट करने पर क्या बनेगा, जी डी माइनस जी डी नॉट माइनस जी जी प्लस जी डी नॉट। ठीक है, अब देखो इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे और क्या इधर राइट हैंड साइड पे क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ डायमंड माइनस वॉल्यूम ऑफ ग्रेफाइट इनटू डेल्टा पी, इसके इक्वल हो जाएगा ये। ठीक है, तो देखो यहाँ पे इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, गिब्स फ्री एनर्जी ऑफ डायमंड माइनस गिब्स फ्री एनर्जी ऑफ ग्रेफाइट, ठीक है, प्लस गिब्स फ्री एनर्जी ऑफ स्टैंडर्ड ग्रेफाइट माइनस गिब्स फ्री एनर्जी ऑफ स्टैंडर्ड डायमंड। ये किसके इक्वल हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ डायमंड माइनस वॉल्यूम ऑफ ग्रेफाइट इनटू डेल्टा पी। अब ये जो हमें प्रेशर बताना है ये इक्विलिब्रियम पे बताना है। तो इक्विलिब्रियम पे क्या होता है, जो गिब्स फ्री एनर्जी होती है ग्रेफाइट की वो किसके इक्वल हो जाती है, डायमंड के इक्वल हो जाती है। ठीक है, तो ये जो टर्म होगी ये तो जीरो हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से सिंप्लीफाई करके जो हमारा एक्सप्रेशन आएगा वो क्या आएगा, स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी ऑफ डायमंड माइनस स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी ऑफ ग्रेफाइट माइनस डायमंड। ये किसके इक्वल होगा, वॉल्यूम ऑफ डायमंड माइनस वॉल्यूम ऑफ ग्रेफाइट इनटू डेल्टा पी। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हमें क्या करना है, प्रेशर निकालना है, तो पहले हम डेल्टा पी निकाल लेते हैं। ठीक है, इनिशियली स्टैंडर्ड स्टेट पे प्रेशर हमें 1 बार पता था, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, जो प्रेशर इक्विलिब्रियम पे होगा वो आ जाएगा। ठीक है, तो देखो यहाँ से जो डेल्टा पी आएगा वो क्या होगा, गिब्स फ्री एनर्जी ऑफ ग्रेफाइट स्टैंडर्ड माइनस डायमंड डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ डायमंड माइनस वॉल्यूम ऑफ ग्रेफाइट। ठीक है, अब देखो यहाँ पे अगर हम देखें तो गिब्स फ्री एनर्जी ऑफ, अगर हम इस इक्वेशन को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि दोनों साइड हम क्या कर दे, रिवर्स कर दे, ऊपर भी रिवर्स कर दे,
किस तरीके से, स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी ऑफ डायमंड माइनस स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी ऑफ ग्रेफाइट डिवाइडेड बाय, ये उल्टा हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ ग्रेफाइट माइनस वॉल्यूम ऑफ डायमंड। ठीक है, तो देखो डायमंड की स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी कितनी है, 2.9 किलो जूल्स पर मोल, तो इसको हम लिख सकते हैं 2.9 किलो जूल्स पर मोल, और हमें किस में लेना पड़ेगा, जूल्स में लेना पड़ेगा यहाँ पे, तो इंटू 10 टू द पावर 3 कर देते हैं। ठीक है, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ ग्रेफाइट माइनस वॉल्यूम ऑफ डायमंड। ठीक है, तो यहाँ पे देखो जब ये कन्वर्जन हो रहा था तो वॉल्यूम डिक्रीज हुआ था कितना, 2 × 10 टू पावर -6, मतलब कि जो ग्रेफाइट का वॉल्यूम था वो ज्यादा था डायमंड के वॉल्यूम से, और कितना था, 2 × 10 टू पावर -6, वही यहाँ पे पुट कर देते हैं, 2 × 10 टू द पावर -6, ये कितना है, मीटर क्यूब पर मोल। ठीक है, और यहाँ पे जो हमारी इसकी यूनिट थी वो कितनी थी, जूल पर मोल। ठीक है, तो यहाँ पे देखो हमें ना कुछ कन्वर्जन्स गिवन है यहाँ पे कि 1 पास्कल इज इक्वल टू दिस एंड 1 जूल इज इक्वल टू दिस, तो जब इसको सॉल्व करेंगे ना तो आपके पास जो यूनिट आएगी वो कितनी आएगी, प्रेशर की, वो आएगी पास्कल में। इस तरीके से जो कन्वर्जन्स गिवन है हमारे पास उसके अकॉर्डिंग अगर आप देखेंगे तो। ठीक है, और जब आप इसको सॉल्व करेंगे पूरे को तो आपके पास जो डेल्टा पी आएगा निकल के, वो आएगा कुछ इस तरीके से 29,000/2। ठीक है, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो डेल्टा पी आएगा 29,000/2। ठीक है, अब ये क्या है, चेंज इन प्रेशर है, हमें बताना था कि जब वो इक्विलिब्रियम, जब वो कन्वर्जन हो रही है आइसोथर्मली, उस टाइम पे प्रेशर कितना होगा हमें ये बताना है। ठीक है, तो ये तो डेल्टा पी है, डेल्टा पी क्या होगा, P माइनस P नॉट, और P नॉट कितना था, 1 बार, तो हम क्या करेंगे, वो अब यहाँ पे ये जो प्रेशर आया था वो किस में आया था, पास्कल में आया था। एक सेकेंड, अच्छा यहाँ पे जो आएगा प्रेशर वो आएगा 2.9, यहाँ पे एक मिस्टेक है, 2.9 डिवाइडेड बाय 2, और ये ऊपर चला जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, 10 टू द पावर 9, और इसको हम लिख सकते हैं 29/2 इंटू 10 टू द पावर 8, और ये किस में आएगा, पास्कल में आएगा। ठीक है, अब ये जो प्रेशर था वो बार में था। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले इसको बार में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, अब 1 बार जो होता है वो किसके इक्वल होता है, वो होता है 10 टू द पावर 5 पास्कल के इक्वल, तो इसको हम लिख सकते हैं 29/2 इंटू 10 टू द पावर 3, यानी कि 29,000/2 बार। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास डेल्टा पी आ गया बार में। ठीक है, और पी नॉट हमें पता है, डेल्टा पी क्या होता है, पी माइनस पी नॉट, तो पी क्या हो जाएगा, 29,000/2 प्लस पी नॉट कितना है, 1 बार, तो हमारे पास जो प्रेशर आएगा इक्विलिब्रियम पे वो आ जाएगा सॉल्व करके, और जब हम इसको सॉल्व करेंगे यहाँ पे तो हमारे पास कुछ प्रेशर आएगा, ये हो जाएगा 14500, तो ये आएगा 14501 बार, मतलब जो प्रेशर आएगा वो कितना आएगा, 14,501 बार। अगर अपने ऑप्शंस में देखें हम तो उस अकॉर्डिंग ऑप्शन 3 हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। तो इस क्वेश्चन में एक सिंपल रिलेशन अप्लाई हो रहा था डेल्टा जी और डेल्टा पी के बीच में, जो रिलेशन होता है कि डेल्टा जी इज इक्वल टू VdP, कब, आइसोथर्मल कंडीशंस में हमने बताया ये रिलेशन। ठीक है, सिंपल हमारे पास क्या गिवन थी, हमारे पास स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी चेंज गिवन था, हमें क्या करना था, उनको पुट करना था, वॉल्यूम चेंज को पुट करना था, दोनों इक्वेशंस को माइनस करके, और डेल्टा पी की वैल्यू निकाल लेनी थी। ये क्वेश्चन 2017 में जेईई एडवांस में पूछा गया था, तो अगर आपको वो एक्सप्रेशन पता है तो आप बहुत, वो रिलेशन पता है आपको डेल्टा जी और डेल्टा पी के बीच में आइसोथर्मल कंडीशंस में, तो अब ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपली सॉल्व कर सकते हैं, बस थोड़ा सा आपको यूनिट्स का ध्यान रखना है यहाँ पे। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन 2016 में जेईई एडवांस में पूछा गया था। ठीक है, इस क्वेश्चन में वो क्या बोल रहा है कि 1 मोल आइडियल गैस है, ठीक है, 300 केल्विन पे, वो थर्मल कांटेक्ट में है सराउंडिंग्स के साथ, और वो एक्सपैंड कर रही है आइसोथर्मली वो एक्सपैंड कर रही है फ्रॉम 1 लीटर टू 2 लीटर। ठीक है, और कांस्टेंट प्रेशर के अगेंस्ट 3 एटमॉस्फेयर, जो कांस्टेंट प्रेशर है उसके अगेंस्ट। ठीक है, इस प्रोसेस में हमें बताना है कि सराउंडिंग की एंट्रोपी कितनी होगी, मतलब कि हमें बताना है डेल्टा एस सराउंडिंग कितना होगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जो डेल्टा एस सराउंडिंग हम लोग जो हम हमेशा जो डेल्टा एस सिस्टम, जो हम एंट्रोपी चेंज बताते हैं सिस्टम का, वो हमेशा जितनी हीट रिवर्सिबली एब्जॉर्ब हो रही है उससे बताते हैं, लेकिन जो हम सराउंडिंग्स के लिए बताते हैं वो हम बताते हैं इरिवर्सिबल हीट, जितनी हीट इरिवर्सिबली सिस्टम में क्या हो रही है, लूज हो रही है। ठीक है, डिवाइडेड बाय टेम्परेचर। ठीक है, तो यहाँ पे डेल्टा एस सराउंडिंग मतलब जो एंट्रोपी चेंज सराउंडिंग होगा उसको हम इरिवर्सिबल हीट जितनी वो लूज कर रहा है उससे बताएंगे। ठीक है, और ये जो इरिवर्सिबल हीट, अब देखो ये जो प्रोसेस हो रहा है वो आइसोथर्मली हो रहा है।
आइसोथर्मली का क्या मतलब है, यहाँ पे जो डेल्टा यू होगा वो क्या होगा, जीरो होगा। क्यों, क्योंकि डेल्टा यू क्या होता है, सीवीडीटी। आइसोथर्मली का क्या मतलब है कि चेंज इन टेम्परेचर तो जीरो होगा, तो डेल्टा यू यहाँ पे क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के अकॉर्डिंग जो डेल्टा यू होता है वो किसके इक्वल होता है, Q प्लस डब्ल्यू के इक्वल होता है, ठीक है। यानी कि जो Q की वैल्यू है वो किसके इक्वल होगी, माइनस डब्ल्यू के इक्वल होगी, ठीक है। और वर्क डन क्या होगा, यहाँ पे वर्क डन होगा माइनस ऑफ, माइनस यहाँ पे पहले से है तो ये जो हीट होगी वो कितनी हो जाएगी, माइनस ऑफ माइनस पी एक्सटर्नल ऑफ V2 माइनस V1, ठीक है। तो देखो यहाँ पे हमारे पास कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर गिवन है कितना, 3 atm, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3, और V2 माइनस V1 2 लीटर माइनस 1 लीटर, ये कितना हो जाएगा 1, ठीक है। और ये कितना आएगा, ये हीट आएगी लीटर एटमॉस्फेयर में, ठीक है, ये हीट आएगी लीटर एटमॉस्फेयर में। जो हमें एंट्रोपी चेंज सराउंडिंग का बताना था वो कितना था, नेगेटिव ऑफ Q इरिवर्सिबली हीट एब्जॉर्ब बाय T, मतलब कि जो डेल्टा S सराउंडिंग होगा वो कितना होगा, जितनी जो सराउंडिंग ने हीट क्या करी है, लूज करी है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा माइनस ऑफ 3, अब ये क्या है, लीटर एटमॉस्फेयर में है, हमें जो एंट्रोपी बतानी है वो किस में बतानी है, जूल पर केल्विन में, तो हमें लीटर एटमॉस्फेयर को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, जूल्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे रिलेशन गिवन है कि 1 लीटर एटमॉस्फेयर कितने जूल्स के इक्वल होता है, 101.3 जूल्स के इक्वल होता है। तो सिंपल हम मल्टीप्लाई कर देंगे इनटू 101.3 डिवाइड बाय टेम्परेचर कितना है यहाँ पे 300 केल्विन, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, जितनी सराउंडिंग में एंट्रोपी चेंज हो रही है वो आ जाएगी, ठीक है। तो याद रखना ये बात हमेशा कि जो हम सिस्टम की एंट्रोपी डिफाइन करते हैं वो जो रिवर्सिबली हीट एब्जॉर्ब हो रही है वहाँ पे उससे डिफाइन करते हैं, ठीक है। लेकिन जो हम सराउंडिंग की एंट्रोपी डिफाइन करते हैं वो जो रिवर्सिबली हीट वो लूज, इरिवर्सिबली हीट जो वो लूज कर रहा है उससे डिफाइन करते हैं। अब क्योंकि प्रोसेस आइसोथर्मली हो रहा था यहाँ पे, तो डेल्टा यू क्या होगा, जीरो होगा, तो उधर से हमने क्या किया, क्यू को डब्ल्यू से रिलेट कर दिया, पी एक्सटर्नल हमारे पास गिवन था, चेंज इन वॉल्यूम गिवन था, हीट हमने क्या कर ली, निकाल ली, जितनी हीट सराउंडिंग क्या कर रहा था, लूज कर रहा था, और उधर से हमने चेंज इन एंट्रोपी निकाल ली सराउंडिंग्स के लिए, ठीक है। ये क्वेश्चन 2016 में जेईई एडवांस में पूछा गया था, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था ये, डायरेक्ट आपको फॉर्मूला अप्लाई करना था और आपको डेल्टा एस सराउंडिंग यहाँ पे कैलकुलेट करना था। अब यहाँ पे देखो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा माइनस ऑफ 1.016, कुछ इस तरीके से आंसर आएगा, 016 या 014 इस तरीके से आएगा, ठीक है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अब गलती यहाँ पे क्या होती है, इस साइन की गलती होती है, ठीक है। तो आपको ये नहीं पता अगर कि सराउंडिंग जो है वो क्या कर रहा है, हीट को लूज कर रहा है, इसलिए यहाँ पे क्या आएगा, नेगेटिव साइन आएगा, तो वो क्वेश्चन आपसे गलत हो जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन में वो बोल रहा है कि ये जो रिएक्शन है, ठीक है, उसको हमने 298 केल्विन पे परफॉर्म किया है, ठीक है। जो स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी है फॉर्मेशन की NO की, नाइट्रोजन ऑक्साइड की, वो कितनी है 86.6 किलोजूल्स पर मोल। हमें बताना है कि स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2 कितनी होगी, मतलब हमें NO की गिवन है, हमें NO2 की बतानी है, और हमारे पास क्या गिवन है क्वेश्चन में, Kp गिवन है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले देखो इस तरीके के क्वेश्चंस में जो हम ओवरऑल डेल्टा जी लिखते हैं रिएक्शन का, वो क्या लिखते हैं, डेल्टा जी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट माइनस डेल्टा जी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट, जो प्रोडक्ट का होता है माइनस जो रिएक्टेंट का होता है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे प्रोडक्ट क्या क्या है, NO2, और हम क्या करते हैं, 2 NO2 बन रहे हैं तो लिखेंगे ट्वाइस ऑफ डेल्टा जी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2 माइनस डेल्टा जी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट कितनी है, NO और O2, तो माइनस सम ऑफ, तो ये क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ डेल्टा जी ऑफ NO प्लस डेल्टा जी ऑफ स्टैंडर्ड डेल्टा जी फॉर्मेशन ऑफ O2, ठीक है। अब O2 तो पहले ही स्टैंडर्ड स्टेट में एग्जिस्ट कर रहा है गैसियस फॉर्म में, तो इसका डेल्टा जी ऑफ फॉर्मेशन तो क्या हो जाएगा, 0, ठीक है। अब क्वेश्चन में हमारे पास और क्या गिवन है, क्वेश्चन में हमारे पास NO की स्टैंडर्ड डेल्टा जी गिवन है, ठीक है। अब ये जो ओवरऑल रिएक्शन का डेल्टा जी होगा, डेल्टा जी नॉट स्टैंडर्ड डेल्टा जी होगा, वो क्या होगा, डेल्टा जी नॉट क्या होता है, वो होता है माइनस RT ln Kp, ठीक है, जो ओवरऑल रिएक्शन का होगा। तो ओवरऑल रिएक्शन का हमारे पास Kp गिवन है, तो ये डेल्टा जी हम वहां से कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। डेल्टा जी आपके पास आ जाएगा ये वाला, ठीक है, ये आपको निकालना है, ये आपके पास गिवन है, तो आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं ये। तो इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था, सिंपल क्वेश्चन था, रिएक्शन हमारे पास गिवन थी, ठीक है। ओवरऑल डेल्टा जी कैसे लिखते हैं रिएक्शन का हमें ये पता होना चाहिए, वो हम कैसे लिखते हैं, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, जितनी हमारे पास प्रोडक्ट है उसको उसकी स्टोइचियोमेट्री से मल्टीप्लाई करते हैं माइनस सम ऑफ ऑल द रिएक्टेंट्स, ठीक है। तो वहां पे जो स्टैंडर्ड स्टेट में होता है उनका डेल्टा जी तो ऑलरेडी 0 होता है,
तो डेल्टा GO2 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। और Kp गिवन था क्वेश्चन में, तो उससे हमने जो ओवरऑल रिएक्शन थी उसका डेल्टा G निकाल लेंगे हम लोग, और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इस डेल्टा GNO2 की वैल्यू निकाल लेंगे। तो सिंपल क्वेश्चन था, आपको बस इस कॉन्सेप्ट के बारे में पता होना चाहिए, तो आप ये क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ये क्वेश्चन 2015 में जेईई मेंस में पूछा गया था, ठीक है। और देखो आर की टर्म्स में ही दिया हुआ है, मतलब कि इसको यहाँ पुट करना है और सिंपल आपको आरटी की टर्म्स में ही आंसर बताना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन में वो बोल रहा है कि एक आइडियल गैस है, ठीक है, वो आइसोथर्मल कंप्रेशन के अंडर गुजारी है, मतलब उसमें क्या हो रहा है, आइसोथर्मल कंप्रेशन हो रहा है 5 मीटर क्यूब वॉल्यूम से 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम तक, और कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर है कितना, 4 न्यूटन मीटर पर स्क्वायर, ठीक है। तो हमारे पास कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर गिवन है, ठीक है, कंप्रेशन यहाँ पे हो रहा है और आइसोथर्मल कंप्रेशन हो रहा है, ठीक है। उन्होंने क्या बोला कि इस आइसोथर्मल कंप्रेशन के प्रोसेस में जो हीट रिलीज हो रही है ना, उसको हमने क्या किया, 1 मोल एल्यूमिनियम के टेम्परेचर का 1 मोल एल्यूमिनियम का टेम्परेचर इंक्रीज करने के लिए यूज किया, मतलब कि जो हीट इस प्रोसेस में इंक्रीज हो रही है इसको यूज किया गया 1 मोल एल्यूमिनियम के टेम्परेचर को इंक्रीज करने के लिए। अब हमें बताना है कि कितना टेम्परेचर एल्यूमिनियम का इंक्रीज हुआ होगा, ठीक है, कितना टेम्परेचर यहाँ पे एल्यूमिनियम का इंक्रीज हुआ होगा, वो टेम्परेचर बताना है। हमारे पास क्या गिवन है, हीट कैपेसिटी गिवन है, ठीक है। ये क्वेश्चन 2019 में जेईई मेंस में 10 जनवरी को सेकंड शिफ्ट में पूछा गया था, ठीक है। तो देखो आइसोथर्मल प्रोसेस है, तो ऑब्वियस ही बात है कि डेल्टा यू तो क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। अगर डेल्टा यू 0 है तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के अकॉर्डिंग सबसे पहले हमें, अगर हम हीट निकाल ले कि कितनी हीट यहाँ पे रिलीज हो रही है, तो उससे हम इजीली निकाल सकते हैं कि टेम्परेचर कितना राइज होगा, ठीक है, क्योंकि हीट कैपेसिटी हमारे पास गिवन है। हीट कैपेसिटी क्या होती है, हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर बाय सर्टेन अमाउंट, ठीक है। तो हमारे पास अगर ये हीट आ जाए तो हम बता सकते हैं कि कितना टेम्परेचर राइज होगा वहां पे, ठीक है। तो हीट निकाल लेते, तो हीट क्या होगा, -W, ठीक है। और कंप्रेशन के केस में क्या होता है, Q क्या हो जाएगा, -W, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे जो वर्क होगा आइसोथर्मल कंप्रेशन के केस में, यहाँ पे वर्क क्या होगा, -2.303 RT log ऑफ V2/V1, ठीक है, इस तरीके से पुट कर सकते हैं। या फिर हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास क्वेश्चन में P एक्सटर्नल गिवन है, ठीक है, P एक्सटर्नल गिवन तो हम सिंपल पुट कर सकते हैं, W क्या होगा, -P एक्सटर्नल ऑफ V2 - V1, ठीक है। अब P एक्सटर्नल हमारे पास गिवन है कितना, 4 न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक है, और V2 हमारे पास कितना गिवन है, 5 मीटर क्यूब, फाइनल वॉल्यूम है 1 मीटर क्यूब और इनिशियल वॉल्यूम है 5 मीटर क्यूब। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगी, हीट आ जाएगी, और हीट कितनी आएगी सॉल्व करके, 4 इंटू 1 - 5, ये कितना हो जाएगा, -4, तो ये आ जाएगा -16। यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम गड़बड़ हो रही है, यहाँ पे जो है हमारे पास इंटरनल एनर्जी है वो कितनी है, वो 0 है, ठीक है। तो यहाँ पे जो हीट होगी वो किसके इक्वल होगी, -W के इक्वल होगी, ठीक है। अब वर्क डन क्या होता है, वर्क डन होता है -P एक्सटर्नल ऑफ V2 - V1, ठीक है। तो P एक्सटर्नल कितना है, यहाँ पे एक्सटर्नल प्रेशर हमारे पास गिवन है 4, तो -4, फाइनल वॉल्यूम कितना है 1 मीटर क्यूब, तो 1 - 5, तो ये कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 16। जो हमारे पास वर्क डन आएगा वो कितना आएगा, 16 यहाँ पे सॉल्व करके, ठीक है। तो जितनी हीट यहाँ पे रिलीज होगी, हीट कितनी यहाँ पे रिलीज होगी, हीट होगी -W यानी कि -16 के इक्वल, ठीक है। तो हमें बताना है कि कितना टेम्परेचर, अब हीट कैपेसिटी क्या होती है, हीट कैपेसिटी होती है अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज अ टेम्परेचर बाय डेल्टा T, ठीक है। तो हमारे पास हमें हीट पता है, हीट कैपेसिटी पता है, तो चेंज इन टेम्परेचर हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो हीट कैपेसिटी गिवन है वो गिवन है 24 जूल पर मोल पर केल्विन, यानी कि 24 जूल पर मोल पर केल्विन, ये गिवन है। हीट कितनी रिलीज हो रही थी यहाँ पे, 16 डिवाइडेड बाय डेल्टा T, तो हम डेल्टा T निकाल सकते हैं। डेल्टा T कितना आ जाएगा, 16/24 यानी कि 2/3 केल्विन। तो अगर अपने ऑप्शंस में देखें हम, तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, आइसोथर्मल प्रोसेस था, कंप्रेशन था, हमने वर्क डन कैलकुलेट किया और उसके बाद जितनी हीट वहां पे रिलीज हो रही थी उससे हमने क्या किया, जितना रेज इन टेम्परेचर हो रहा था वो कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो जेईई मेंस में थर्मोडायनेमिक्स में प्रीवियस ईयर में पूछे गए थे, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और हमारे डाउटनेट चैनल को सब्सक्राइब करें।